तो हेलो गाइस। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि हमारा सेमेस्टर 4 का सीरीज चल रहा था और हमने सारा सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री वाले कोर 8 कोर 9 कोर 10 का सिलेबस और जी वाले हिस्ट्री वाले के लिए भी हम अपलोड कर दिए हैं वीडियो, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं यदि आप नहीं देखें तो। और आज हम जैसे कि हमने कोर 9 का पहला टॉपिक रेगुलेटरी एक्ट 1773 अपलोड कर दिया उसमें, ठीक है। हमारा जैसे कि आज का टॉपिक था मध्यकालीन भारत इतिहास का स्रोत, जैसा कि हमने थंबनेल में लगाए हैं। आप देख ही लिए होंगे कि आज हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत के इतिहास का स्रोत। तो इसमें देखिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको, थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देते हैं हम। प्राचीन भारत की इतिहास की तुलना में मध्यकालीन भारत इतिहास का संबंधित ऐतिहासिक सामग्री प्रचुर मात्रा में है। कहने का अर्थ समझे? नहीं समझे तो आप समझ लीजिए। कहने का अर्थ है कि जो हमने जो पहले जैसे कि हमारे कहने का अर्थ है कि सेमेस्टर 1 में, 2 में, ठीक है, 2 में, 3 में जो हमने एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें हमने प्राचीन भारत दिए। 3 में तो पूर्व मध्यकालीन भारत आ ही गया था, बट सेमेस्टर 1 में और 2 में हमने प्राचीन भारत पढ़ा था। तो वहाँ पे हमने कहीं प पढ़ा था कि जो अध्ययन का स्रोत था कहीं न कहीं अभाव था, ठीक है। लेकिन जैसे कि हमने अभी कहा कि प्राचीन भारत इतिहास की तुलना में मध्यकालीन भारत इतिहास में संबंधित ऐतिहासिक सामग्री प्रचुर मात्रा में है। यहाँ पे प्रचुर मात्रा में दिख समझे आप? पिछले मतलब कि प्राचीन भारत की तुलना में मध्यकालीन भारत की जो ऐतिहासिक स्रोत था, जो अध्ययन करने की जो एक पद्धति थी यानी सामग्री थी, कहीं अधिक थी, ठीक है। कहाँ कब की? मध्यकालीन की। किसकी तुलना में? तो प्राचीन भारत की तुलना में, ठीक है। हो गया। इसका प्रमुख देखिए यहाँ कारण बता दिया है, इसका क्या कारण था? इसके मुख्य कारण थे कि प्राचीन काल में ऐतिहासिक ग्रंथों के अभाव था, ठीक है, और उनकी उपलब्धता की कमी थी, ठीक है। कहीं न कहीं ऐतिहासिक ग्रंथ मतलब कि छिट-पुट थे, मतलब कि जैसे कि कोई किताब मिला ढेर के अंदर, तो किताब का कुछ भाग था, कुछ भाग नहीं था, तो समझने में थोड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन ऐसा मध्यकालीन भारत में नहीं है। मध्यकालीन भारत में आपको एकदम अभी भी वो किताब मिलेगा आपको, लेकिन प्राचीन भारत की किताब नहीं मिलेगा, मिलेगा पर छीट-छाट मिलेगा, म्यूज़ियम में रखा हो, अभी बहुत म्यूज़ियम में रखा गया है बुक को सेफ्टी के लिए। तो फिलहाल चलिए हम अपने मेन टॉपिक से भटकते नहीं हैं। जैसे कि चलिए स्रोत क्या-क्या है, हम टॉपिक में डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। स्रोत क्या-क्या है? तो जैसे कि हम लोग क्या-क्या पढ़ना है स्रोत में, ठीक है। तो देखिए स्रोत क्या-क्या है? स्रोत 3 प्रकार के हैं। एक साहित्यिक साक्ष्य है, दूसरा विदेशी यात्रियों का विवरण है और तीसरा पुरातत्व साक्ष्य है। ये समझे? ये तीनों तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। साहित्यिक साक्ष्य से अर्थ है कि लिखा हुआ। विदेशी विवरण से अर्थ क्या है? कि जो उस टाइम मध्यकालीन टाइम, ठीक है, जो यात्री विदेश से आए थे, कहाँ? तो भारत में, ठीक है। तो उसके द्वारा जो जानकारी मिलता है उसे विदेशी यात्रियों का विवरण से भारत का पता चला, ठीक है। पुरातत्व साक्ष्य मतलब मध्यकालीन भारत का जीता जागता यदि एग्जाम्पल दें ना आपको, आगरा। आगरा का किला देख लीजिए, लाल किला देख लीजिए दिल्ली का, ये तो जीता जाता मध्यकालीन भारत का स्रोत है, पुरातत्व सोच है, ठीक है। समझ गए? ये आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। यदि क्वेश्चन आया कि मध्यकालीन भारत का अध्ययन के स्रोत, तो आपको यदि डायरेक्ट पूछे कि मध्यकालीन भारत का साहित्यिक स्रोत क्या है, तो आपको अलग-अलग करके लिखना होगा, ठीक है। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक स्पेशल क्या है, तो आज का टॉपिक हमारा है स्पेशल साहित्यिक साक्ष्य, मध्यकालीन भारत का स्पेशल। हाँ, और एक बात, ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि साहित्यिक साक्ष्य होता है, विदेशी विवरण और पुरातत्व साक्ष्य, ठीक है। इसको अलग-अलग पार्ट में हम बताने वाले हैं, ठीक है। आज हमारा, ठीक है, ये तो अलग-अलग पार्ट में बँटेगा, लेकिन एक होता है सल्तनत काल। पूरा मध्यकालीन भारत 2 टुकड़ा में बँटा हुआ है, एक सल्तनत काल, एक मुगल काल, ठीक है। आज हमारा स्पेशल कौन-सा है? आज हमारा पुरातत्व साक्ष्य है, लेकिन सल्तनत काल का। पुरातत्व साक्ष्य है, लेकिन सल्तनत काल का। तो हमारा आज का स्पेशल जो आप थंबनेल देख चुके हैं कि मध्यकालीन भारत का साहित्यिक साक्ष्य, ठीक है, सल्तनत काल का, ठीक है। क्या-क्या है उसमें हम बात करने वाले हैं, ठीक है, समझ गए? तो देखिए क्या-क्या है, बस आपको क्या-क्या याद रखना है, मेन टॉपिक बता देते हैं, फिर उसके अंदर थोड़ा-थोड़ा हम बताते जाएँगे, जो आपको छिट-पुट याद रखना है, ठीक है। हम जो मेन बताने वाले हैं ये सब इम्पोर्टेंट, बस ये सब याद रख लीजिए। यहाँ इसका अंदर गुला
बात आपको पता रहे चाहे नहीं पता रहे, लेकिन ये सब लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं। ए नंबर क्या है, तो ए नंबर हमसे कहाँ से मिलता है, इसका स्रोत सल्तनत काल का, याद रखिएगा। मध्यकालीन भारत दो टुकड़ा में बटा हुआ है, एक सल्तनत काल, एक मुगल काल। सल्तनत काल कहाँ से, तो गुलाम वंश से स्टार्ट होता है, मुगल, और मुगल काल औरंगजेब के बाद एंडिंग होता है पूरा मध्यकालीन भारत का, ठीक है। पूरा मध्यकालीन भारत का एंडिंग कहाँ होता है, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। तो हमारा देखिए साहित्यिक साक्ष्य हो गया, तो ए नंबर फारसी तथा अरबी साहित्य हुआ। दूसरा नंबर तारिक उल हिंद, ये किताब था, ये सब किताब है, याद रखिएगा। ये किसकी, किसी न किसी इतिहासकार की रचना है, जिसके द्वारा हमें मध्यकालीन भारत की स्रोत की जानकारी मिलता है, ठीक है। सी नंबर देखिए चचनामा हुआ, बहुत ही फेमस। डी नंबर देखिए ताजुल मासिर हुआ, ठीक है। तारिक ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही, ये सब बुक आपको याद करना है, नहीं तो ये सब नहीं लिखिएगा तो मध्यकालीन भारत बेकार है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। इधर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर। इधर देखिए जैनुल अखबार है, जैनुल अखबार, यहाँ भी ये थोड़ा रिपीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए किताबुल रुहेला है, किताबुल यामिनी है। आगे देखिए क्या है, आगे देखिए क्या है, हिंदी, संस्कृत तथा स्थानीय भाषा है, जो हमारा भारतीय परंपरा है, ठीक है। तो हो गया, आप इसे याद कर लीजिएगा ये सारा, ठीक है। ये सारा इसका अंदर भी पॉइंट है, वो बताने वाले हैं आगे हम, याद रखिएगा। लेकिन आपको इसे रट्टा मान लेना है, ठीक है। यदि आय साहित्य सल्तनत कालीन का साहित्यिक साक्ष्य स्रोत क्या है, तो बस ये आपको उतार देना है, पहले ये उतार लीजिएगा। उसके बाद फारसी साहित्य, अरबी साहित्य डेज दे के, तारिकुल हिंद फिर डेज दे के, फिर फुतुहात ए फिरोज शाही डेज दे के, सबको डेज दे के थोड़ा 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 दो चार पॉइंट लिख के भर देना पेज, ठीक है। और हाँ, और एक वीडियो में आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो, शायद नेक्स्ट वीडियो आएगा या फिर हाँ नेक्स्ट ही वीडियो आएगा, जिसमें हम बताने वाले हैं कि बीए में कैसे अधिक से अधिक मार्क्स को आप ले सकते हैं, ठीक। तो हो गया, तो इसको आप रट्टा मान लीजिएगा, ठीक है। जो जितना बात बताएं, अब हम जस्ट इसका अंदर घुसने वाले हैं, जैसे एग्जाम्पल तालिकुल हिंद के अंदर घुसने वाले हैं, फारसी तथा अरबी साहित्य के अंदर घुसने वाले हैं, ठीक है। याद रखिएगा, रेडी, चलिए आते हैं। देखिए यहाँ से मेन टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है, बस आपको समझते जाना है, ठीक है, सिर्फ समझते जाना है, बस बस हो गया। तो सल्तनत काल का प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत साहित्यिक साक्ष्य हो गया, फारसी तथा अरबी साहित्य। चलिए अब इसका अंदर, अब फारसी तथा अरबी साहित्य कैसे मध्यकालीन भारत स्रोत को जानकारी देता है, इसको बताने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से कान खोल कर सुनना है आपको, ठीक है। तो देखिए तुर्क अफगान शासक मूलतः सैनिक थे, हाँ अब दिमाग आएगा कि तुर्क अफगान शासक कौन था। मध्यकालीन भारत में जितने भी शासक थे ना, सब तुर्क थे, अफगानी थे। तो वही सब के बारे में बताया है यहाँ पे कि तुर्क थे, अफगान थे, और फारसी बोलने वाले थे, अरबी बोलने वाले थे। तब नहीं, यहाँ आप टाइटल में देख रहे हैं कि फारसी और अरबी, ठीक है। समझ रहे हैं ना, आपको समझना ही पड़ेगा, जैसे हम समझा रहे हैं समझ आ ही जाता होगा, ठीक है। स्वयं शिक्षित नहीं थे, देखिए जो जो जितने भी शासक आए, कुछ पढ़ा पढ़े, मतलब कि सारे कुछ को छोड़कर स्वयं शिक्षित नहीं थे, मतलब कि वो अनपढ़ थे, पढ़ा, मतलब कि जैसे कि एग्जाम्पल आपने आप गूगल में सर्च मार सकते हैं कि अकबर कितने पढ़े लिखे थे। अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। कहीं न कहीं ये क्या दर्शाता है। और एक बात, अब मुगल काल में यानी सॉरी मध्यकालीन भारत में जितने भी राजा थे, वो अपने साथ एक दरबारी कवि रखते थे, समझ रहे हैं, ताकि उसको सहायता मिले राज-उज करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, हालाँकि उन्हें इस्लामी विद्वाओं और कलाओं को प्रोत्साहन दिया, किसने, मध्यकालीन के लोग, ठीक है। प्रत्येक सुल्तान के दरबार में फारसी लेख, विद्वान, कवि की जमावड़ा लगा रहते थे, ठीक है। उनकी रचनाओं से उस काल के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती थी। देखिए अब देखिए किसकी जानकारी मिलती थी, भारत की जानकारी मिलती थी, खास करके मध्यकालीन भारत की। किससे पता चलता था, जो फारसी तथा अरबी साहित्य के द्वारा पता चलता था, ठीक है। आगे चलिए, देखिए आगे देखिए, आ गया, बुक आ गया, इसको रटे थे ना आप पहले, तारिकुल हिंद, इसको बुक रट लिए होंगे, तो चलिए क्या था अब बता देते हैं। इस पुस्तक की रचना के कौन किया था, तो बहुत बड़ा मध्यकालीन भारत का जाने माने हस्ती, जाने माने इतिहासकार अल बर्नी द्वारा की गई। वो महमूद गजनी के आक्रमण के समय भारत आया नहीं, भारत में लाया गया। किसने लाया, मोहम्मद गजनी ने, ठीक है। वो अरबी और फारसी भाषा के ज्ञाता थे, ठीक है।
अब इसने कैसे भारत को उल्लेख किया वो देख लीजिए। अपनी इस पुस्तक में उन्हें 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदुओं के साहित्यिक, विज्ञान, धर्म की आंखों देखा सजीव वर्णन किया है। जो उसने देखा बस वही लिखा, जो उसने देखा बस वही लिखा। कहीं नहीं कहीं ये नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस रख रहे। सिर्फ जो देखा वही किया, लेकिन जो नहीं देखा उसने लिखा ही नहीं। यानी कहीं न कहीं इसके भी जो इसकी विशेषता निकले, जो उन्हें दर्शाया, कहीं न कहीं गुण भी था उसमें, गुण भी था। ठीक है? नेगेटिव भी पॉइंट था और पॉजिटिव भी था। ठीक है? इस पुस्तक के अध्ययन से तत्कालीन सामाजिक दशा का पर्याप्त ज्ञान होता था। ये पुस्तक किताब उल हिंद के नाम से प्रसिद्ध था। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि किताब, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अब देख लीजिए, किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अल-बुर्नी ने लिखी। उसमें किसकी रचना थी? मतलब उसमें किसमें, मतलब वो बुक में किसमें सबसे अधिक फोकस किया था? तो समाज को। आगे देखिए, बाबा चचनामा आ गया। चचनामा भी जाने माने, देखिए इसको कौन लिखा? देखिए ये अरबी भाषा में लिखी। हाँ, और एक बात, जितने भी पुस्तक हैं सब अरबी भाषा में, फारसी भाषा में। ठीक है? आपको लिखने में सहायता मिले, आपको रट लेना है अरबी फारसी। ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। आपको याद भी नहीं रहना है, बस आपको लिख देना है कि हाँ फलना किताब अरबी भाषा में लिखा था, फलना साहित्य है, इसमें समाज के बारे में, धार्मिक मामले में फलना फलना, कुछ भी तार के निकल दीजिएगा। पेज भरने से मतलब है, नंबर आ जाएगा, लिख के दिए हम। ठीक है? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी ने नसरुद्दीन कुवाचा के समय इसका फारसी अनुवाद किया था। ठीक है? हो गया। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी ने नसरुद्दीन कुवाचा के समय इसकी फारसी में अनुवाद किया था। किसके समय किया था? तो नसरुद्दीन कुवाचा। भाई लोग इसे देखिए, नाम देखिए, नाम मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। बस नाम से ही बड़ा डिमांड है इसका, समझ रहे हैं ना? नाम याद रखना ही बहुत कठिन है। आप समझ लीजिए कैसे नाम याद के रखना है आपको। देखिए, चचनामा अरबों के सीन के पीछे जानकारी मूल स्रोत है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरबों के सीन के पीछे की जानकारी मूल स्रोत क्या था? तो कौन था? तो चचनामा था। आ गया फुतुहात ए फिरोज शाही। नाम देखिए, नाम फुतुहात ए फिरोज शाही। इसमें देखिए क्या है, इसमें फिरोज शाह तुगलक है। देखिए नाम से देखिए, फिरोज शाह यानी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है? कि शासन के प्रबंध के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। बस इतना तो आपको रटना तय है। फुतुहात ए फिरोज शाही, देखिए नाम से ही इसका बारे में पता चल रहा है। फिरोज शाही है, फिरोज शाह तुगलक के शासन के प्रबंध के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें फिरोज शाह तुगलक के सैन्य अभियानों का, खास करके सैन्य अभियानों का वर्णन किया गया। इसके विषय में कहा जाता है कि स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। इसको कौन लिखा था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है? आगे देखिए, जैनुल अखबार। देखिए जैनुल अखबार, ये पुस्तक के लेखक अबी सईद थे। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैनुल अखबार के पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अरबी सईद। इसने ईरान के इतिहास का वर्णन किया। देखिए ईरान के इतिहास का वर्णन किया, यहाँ पे आ गया। अब बोलिए क्या ही बोले अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईरान के इतिहास का निम्नलिखित में से किस पुस्तक में उसका स्रोत है? तो जैनुल अखबार में। ठीक है? इस पुस्तक से मोहम्मद गजनी के जीवन और कारकिलापों को जानकारी मिलता है। ठीक है? आगे चलिए बढ़ते हैं, धाँधता बढ़ते हैं, थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा-सा तेज़ी में आपको सिर्फ ये सब याद रखना है। ठीक है? तबक़ात-ए-नासिरी, इस पुस्तक के लेखक मिन्हाज-उस-सिराज है, जिसने मोहम्मद गोरी के भारत के विजय से लेकर 1259 से 60 तक ईस्वी का वर्णन किया गया है। बस ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोहम्मद गोरी के भारत के विजय से लेकर, मोहम्मद गोरी से जहाँ से मध्यकालीन भारत कहीं न कहीं स्टार्ट हुआ था, वहाँ से लेकर 1259 से 60 तक कहीं न कहीं सल्तनत काल तक का भी इसमें अध्ययन, मतलब वर्णन किया गया। यही बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे रख लीजिएगा आप। ठीक है? तबक़ात-ए-नासिरी। आगे देखिए, तारिक़-ए-मसूदी। ठीक है? देखिए ये अरबी भाषा के, इस किताब के लेखक अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन हाकी था। देखिए नाम देखिए, अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बेहाकी था। इस किताब में दरबारी षड्यंत्र, देखिए दरबार में जो षड्यंत्र होते थे, या फिर राजनीति चालों का, ठीक है, चालों का बड़ा ही प्रभावकारी वर्णन किया गया है। बस आखिरी है, इस दो पुस्तक याद रखिएगा, किताब उल यामिनी और खजायन उल फुतूहू। इसकी रचना उतबी ने की थी। इस पुस्तक में सुबुक्दीन और मोहम्मद गजनी के 1020 तक की इतिहास की जानकारी मिलती है। और देखिए, और ये नीचे वाला देखिए, खजायन उल फुतूह, इस पुस्तक में अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई थी। इससे दिल्ली सल्तनत के इतिहास के सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है। ठीक है? आगे भी है, लेकिन आगे बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है? इसीलिए हाँ, देखिए
याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये हम लोग का है, इस जाएगा, ठीक है? इसीलिए हाँ, देखिए ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये हम लोग का है, इसीलिए हम लोग का है, मतलब कि जो पहले चलता था, जो मध्यकालीन भारत में जो जो नहीं आया था, पहले से चलता था ये सब। तो इसे देखिए सल्तनत काल के इतिहास के बहुत सी जानकारी हिंदी, सांस्कृतिक, स्थानीय भाषा के साहित्य से भी मिली है। इस काल में रामानुज ने, देखिए ये भारत का ही, तो समझने में थोड़ा-सा हल्का मिलेगा। रामानुज ने ब्रह्मसूत्रों पे टीका लिखी, जयदेव ने, देखिए यहाँ देखिए हम टिक मार देते हैं, बस इसके बारे में लिख दी। जयदेव ने गीत गोविंद लिखा, फलना ने फलना लिखा, नाटक रचना किया, ठीक, जयसिंह सूरो ने हमीर मर्दन की किया, ठीक है? बस ये सब कर लीजिएगा। हिंदू कानून धारित प्रसिद्ध ग्रंथ मिथक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर इसी काल में की थी, जो इतिहास की एक अमूल्य निधि है, ठीक है? बस ज्योतिष प्रसिद्ध विद्वान भास्कराचार्य हुआ, योग विशेष हुआ, नया दर्शन हुआ, टीका लिखी कलहन हुआ, रजत रंगिनी हुआ, बस यही सब था जो इस काल को जानकारी मिलता है, ठीक है? बस आपको हम, देखिए आपको फिर से बता रहे हैं, बस आपको ये सब में, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 में आपको कम से कम 8 तो लिखना ही उसमें, ठीक है? 8 को लिखना है, जैसे कि हमने बताया था कि किताब कहाँ गया? फिरोज़ शाही, ठीक है? फुतवाहत ए फिरोज़ शाही, जो फिरोज़ तुगलक के बारे में बताया था उसमें, ठीक है? तो वहाँ से भी मतलब कि था, मतलब कि रट लीजिए कि हाँ, हमको इतना लिखना है, तो इतना उसके अंदर लिखना है, ठीक है?